दोस्तों, खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में। दोस्तों, मैं आज कुछ खास एक अलग अंदाज में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी बातों को किसी से जोड़ के ना देखा जाए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक जानकारी का स्रोत है, एक नॉलेज है, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति जो है वो किस दिशा में चल रही है, कैसे काम करती है। इसको एक जानकारी का स्रोत माना जाए, न मुझे लेफ्ट राइट जो मैं अमूमन कहता हूं सब चीजों में न माना जाए। एक शेर अर्ज है, उसको आप समझ लीजिए। मैं हवा हूं कहाँ वतन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, बरगे गुल पे वो चराग सा क्या है, छू गया उसको दहन मेरा। यहां मेरी मुराद आप समझ गए होंगे कि मुझे इस वतन या उस वतन या इस कम्युनिटी या उस कम्युनिटी से न जोड़ा जाए। अलबत्ता हम लोगों को सिर्फ ये देखने की कोशिश करें कि भैया हम लोग दुनिया जो है वो कहाँ खड़ी है और दुनिया में किस तरह के गेम वो प्लान किए जाते हैं, किस तरह जो है वो जो पॉलिटिक्स है वो अपना काम करती है, कूटनीति अपना काम करती है। जनता अलग अलग हिस्सों में बटी होती है और बांटना मजबूरी हो जाता है। तो क्यों मजबूरी हो जाता है? मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट और हॉटेस्ट अगर कोई मुद्दा है तो मुद्दा है चीन और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड वॉर है और शीत युद्ध में बदल रहा है। वो इसी की कड़ी से दुनिया जोड़कर देख रही है भारत और चीन का एग्रेशन। भारत और चीन के एग्रेशन के साथ साथ जुड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। तो आपको मैं यहां ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हांगकांग को लेकर अमेरिका बहुत एग्रेसिव भी है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी एक ऐलान किया है कि हांगकांग से जो लोग निकल के आएंगे उनको एक माकूल जगह जो है हम ऑस्ट्रेलिया में देने की कोशिश करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनके खैर मकदम के लिए तैयार हैं। मतलब ये है कि जो एक पूरी दुनिया में जो खेल है वो है क्या। दरअसल मैं इस नजरिए से देखता हूं कि ये खेल जो है टोटल कुछ लोगों का, चंद लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का होता है जो पूंजीपति होते हैं पूरी दुनिया के फंड को, पैसे को, कारोबार को, गोल्ड, डायमंड, ऑयल, ये सब ड्रग्स, इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो सिंडिकेट्स होते हैं यही दुनिया की सरकारों को चलाते हैं। दुनिया की सरकारें जो एक्ट करती हैं, मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि ये सारा एक्ट इस मामले को लेकर होता है कि ये जो कुछ चंद लोग हैं दरअसल ये इनके हितों में है या इनके हितों में नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कुछ कड़ियां जोड़ने की, जिसे आप समझने की कोशिश करें। इत्तफाक ना इत्तफाक वो आपकी मर्जी हो सकता है। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ चंद बुद्धिजीवियों के लिए है, जिनके लिए सरहदों की कोई कंडीशन नहीं। वो दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो आम लोगों के लिए मेरा प्रोग्राम है नहीं, और शायद मेरी जो अप्रोच है वो आम लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है। ना ही मैं आम लोगों के जो उनकी समझ की बात है या वो जो सुनना चाहते हैं वो मैं नहीं कह पाता हूं, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। तो चंद लोगों, चंद दोस्तों के लिए जो है मैं खास तौर से इस प्रोग्राम को कर रहा हूं। दोस्तों, बात यह है कि हांगकांग एक ऐसी जगह है स्ट्रैटेजिकली जहां दुनिया में जो कैपिटलिस्ट हैं, वो जो कैपिटल अमाउंट है, मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जहां अपनी कंपनियों का कुछ खास लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो किसी भी देश के हो सकते हैं, अमेरिका के हो सकते हैं, चीन के हो सकते हैं, आपके जो है एक दूसरे के राइवल दोस्त मतलब इंग्लैंड के हो सकते हैं, या पाकिस्तान, हिंदुस्तान के हो सकते हैं। ये अपनी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाते हैं हांगकांग में।
ये इस तरह की जो अलग अलग कंट्री, आजकल यूएई को भी आप इसी मॉडल में देख सकते हैं, तो यहां अपनी कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और उस रजिस्ट्रेशन के जरिए फिर दूसरे देशों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस देशों को वो मैनिपुलेट करते हैं, जहां पर सत्ताएं बदलते हैं, अपने लोगों को अपनी मर्जी से लेके आते हैं, फिर वहां योजनाएं बनवाते हैं और फिर यहां से जो एफडीआई के नाम पर जो है राउट करते हैं फंड, वो चाहे वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मतलब एक ही कंपनी होगी, वो हिंदुस्तान में भी काम कर रही होगी, पाकिस्तान में भी काम कर रही होगी, भले ही उसके मालिकान जो है वो इजराइल के हैं, मगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन चूंकि हांगकांग में है तो वो एक अलग कंट्री को, उसके हांगकांग के साथ संबंध किसी के खराब है नहीं है, तो क्योंकि वो एक जो फाइट पावर है वो नहीं, वो एक कैपिटल पावर की तरह जो है एक्ट कर रही थी, जो एक लीज खत्म होने के बाद चाइना ने वन चाइना के कंसेप्ट पे जो वो ताइवान पर भी क्लेम कर रहा है और यहां भी कर रहा है, बल्कि कानून भी पास कर दिया है, चाहे अनचाहे अमेरिका भी उस कानून को एक्सेप्ट तो कर रहा है, वो अलग बात है कि यहां पर जो है डाइवर्जन की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा कि ऐसी जगहों पर क्यों जरूरी था, और क्योंकि भारी बहुत एक तवील मुद्दा, सैकड़ों सालों से एक एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा किया गया, एक बदनाम जमाना एक कंपनी है जिसको आप शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, उसका नाम है ब्लैक वाटर वर्ल्डवाइड। वो कंपनी भी यहां हांगकांग से अब जो है अमेरिका को छोड़कर वो सीआईए की अलाई मानी जाती है, सीआईए के साथ काम उसने काफी किया है, इराक में आपने देखा, अफगानिस्तान को क्या हालात आपने देखा। ब्लैक वाटर वर्ल्डवाइड अफ्रीका के अंदर जो आप आतंकवादी गतिविधियां देख रहे थे, ये बेसिकली टारगेट किलिंग या सिक्योरिटी के नाम पर, वैसे तो सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर चलाई जाती है, मगर बड़े बड़े दुनिया के राजनेताओं को पर्सनल सिक्योरिटी देना, ये पर्सनल किलिंग का भी काम करती है। माफ करना, ये सब बातें मुझे नहीं पता कि, मगर ये मैं खास लोगों के लिए बोल रहा हूं, आम लोगों को शायद इससे कुछ बहुत मतलब होता नहीं है। यहां ये बात कि ऐसी जगहों से जैसे हांगकांग है, ये कंपनियां फंड का मैनिपुलेशन कर रही थी, उसके बाद यहां पर बैठकर अच्छी डीलें हो जाती थी। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी खदानें हैं, माइन मिनरल्स हैं, मतलब उसमें गोल्ड, कार्बन और थोरियम, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनको औद्योगिक जगत के लिए जरूरी माना जाता है, वो मटेरियल यहां से निकाला जाता है और इनकी जमीनों पर चूंकि वहां की जनता जो है विरोध न करे, वहां पर एक आतंकवाद रूपी एक हवा खड़ा किया जाता है। जब लोग वहां पर आते हैं तो वो उनको मारने का, डराने का काम करते हैं, मगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहां से खुदाई करती रहती हैं और उसी इलाके के गरीबों का शोषण करती रहती है, मटेरियल निकालती रहती है और बड़े बड़े उद्योगपतियां जो है वो उनको वहां से बोरो करते हैं, ले जाते हैं और ये डीलें जो है ऐसी जगहों पर होती हैं। तो ये तकलीफ का मामला क्या है, हालांकि सात समंदर पार दूर बैठा अमेरिका, हांगकांग चाइना की गोद में एक छोटा सा टापू, उसकी इतनी अमेरिका को तकलीफ क्यों होगी? तो इन सब के पीछे अमेरिका या नेशन वाइज किसी अमेरिकन को आके नहीं रहना है वहां पर। ये गेम सारा कैपिटल का है और कैपिटल और कैपिटलिस्टों के हिसाब से दुनिया की सत्ताएं बदली जाती हैं, वहां अपने मोहरे प्लांट किए जाते हैं, नीतियां बनवाई जाती हैं और फिर ये एजेंसियां और ये कंपनियां जो हैं उनके साथ मिलकर काम करती हैं। तो चाहे मुस्लिम कंट्री हो, यानी पाकिस्तान हो, ईरान हो, या फिर आपके तुर्की हो या सऊदी अरब हो, ये तमाम कंट्रियां देखने को आपको सब अपनी अपनी आवाम के लिए बहुत लिबरल इस्लामवादी बन जाते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, अपने सामने कुछ ऐसे चेहरे रखते हैं जो इनकी तायद करते हैं और इन लोगों को ये साबित करने की कोशिश करते हैं आवाम के बीच में कि जो कुछ हो रहा है वो सब इस्लाम के लिए किया जा रहा है। मगर ये कड़वा सच क्या सच है? मैं नहीं मानता कि ऐसा सच है। चाहे मैं आपको वाजे कर रहा हूं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, इन तमाम मुल्कों के बावजूद, मतलब नाम लेने के बावजूद, मैं आपको अपना जो मेरा रिसर्च है, जो मेरा शोध कहता है, जिसको मैं बहुत गहराई से माइन्यूटली, मैंने एक तवील मुद्दत, आप इसे मान सकते हैं कि 30 से 35 साल मैंने इस रिसर्च में लगाए हैं और बहुत कुछ सोच समझने के बाद मैं कोई बात कहता हूं। नतीजे मेरी अपनी तमाम एडिटोरियल जो भी आपने पढ़े होंगे उनके नताइज जो हैं वो आज आपके सामने होंगे। आप मेरी बातों को हवा में नकार सकते हैं,
मगर वक्त आने पर वो आपको मजबूरन इसलिए मानना पड़ता है चूंकि मैंने कहा कि मैं हवा हूं, कहां वतन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, यानी कि मैं किसी की भी तरफ से नहीं हूं, माफ कीजिएगा, न मैं किसी पर्टिकुलर मजहब की तरफ से खड़ा हूं, न पर्टिकुलर किसी देश की तरफ से बोल रहा हूं। मैं सिर्फ एक ह्यूमनवादी एनालिसिस आपको बता रहा हूं और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग एक्जैक्टली जियोपॉलिटिक्स और इसमें होता क्या है। देखिए, मैंने ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड का बताया, इस तरह के बहुत सारे सिंडिकेट्स हैं, बहुत सारी कंपनी हैं। आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये यूएई को क्या हो गया है कि ये मुस्लिम कंट्री है और ये तो इनका सऊदी अरब से गहरे रिश्ते हैं, बल्कि खानदान कहीं ना कहीं टच करते हैं और ये वो जगहें हैं जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े। तो ये लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं वो सिर्फ सत्ता की सोचते हैं और सत्ता के लिए दुनिया में खून बहाए जाते हैं और सत्ताओं को बनाए रखने के लिए, यानी कि देखिए, कोई उद्योगपति या कोई कैपिटलिस्ट जो दुनिया के फंड को मैनेज करते हो, दुनिया को चलाने का काम करते हो, वो यहां 7 अरब लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? बस वो 7 लोगों को मैनेज कर लेंगे, बाकी 7 अरब तो कठपुतली हैं, वो जैसे वो 7 लोग चाहेंगे वैसे ये 7 अरब लोग काम करेंगे। तो इसमें तो मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि उनके पास उतना वक्त नहीं होता कि वो आपको डोर टू डोर आकर समझाएंगे। माफ करना, उनकी नजर में मानव जो है वो एक ब्रॉयलर चिकन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, यानी कि वो एक इस्तेमाल की खाने पीने की चीज है। उसका कबाब बनाए, उसका बिरयानी बनाए, उसका जो मर्जी आए बनाए, ये उस सोच से इस तमाम दुनिया को देखते हैं। वो चंद लोग हैं। उन कैपिटलिस्टों में आप लोग ढूंढते हो कि ये तो शायद मुसलमान है, ये तो शायद हिंदू है, ये तो शायद क्रिश्चियन है, ये तो शायद यहूदी है। वो कुछ भी नहीं होते, सिर्फ पैसे वाले होते हैं और दुनिया में दासवाद को जिंदा रखते हैं और अपने ऐशो आराम और अपनी ताकत के नशे के लिए वो पैसे के इस खेल को खेलते जाते हैं। तो यहां एक चीज आप समझ लें कि हांगकांग एक इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां दुनिया के कुछ ऐसे नेता, ऐसे देशों के नेता भी हो सकते हैं, वहां के वो गुंडा एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ माफिया भी हो सकते हैं जो अपने देशों को लूटते हैं और हांगकांग जैसी जगहों पर जाकर जो है वो मनी को राउट करते हैं। ये एक स्पोर्ट होता है। अब ये अगर चीन के अंडर चला जाएगा तो ऐसे लोगों को यहां पर चीन की मॉनिटरिंग में ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये पेट का दर्द, मैं मानता हूं कि बिल्कुल सिंपल ही पेट का दर्द है कि ऐसे लोगों का जो पैसे को करप्शन, चोरी और अपनी जनता को लूट के जो कुछ नई नई कंपनियों को इजाद करते हैं या फिर वहां जाकर इसको पैसे को राउट करते हैं, कंपनियां खोलकर स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं, ये वो तमाम लोग जो हैं अपना खेल खेल रहे हैं। वो चंद लोग हैं। बाकी जो दुनिया में कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया को जो इकट्ठा किया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो कहीं पर इस्लामवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो कहीं पर जो है वो क्रिश्चियनिटी के नाम पर जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि यहूदियों को भी यहूदियत के नाम पर बेवकूफ बनाने वाले वो चंद लोग हैं, बाकी सब पपेट हैं। बाकी सब यहूदी भी उसी तरह के शिकार हैं जिस तरह से मैं एक धर्म का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आजकल उस धर्म में से कुछ लोग इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद से गुजर सकते हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है आज की तारीख में जैसे आपने देखा होगा सीरिया के अंदर वो एक अफगानिस्तान में जब तालिबान जो है वो आए थे तो उन्होंने वो अगर पढ़ने की कोई बात करता था तो गोली चला देते थे, कोई बुरके में नहीं होता था तो गोली चला देते थे। तो बिल्कुल कुछ ऐसी ही कंडीशन भी है। सब बाकी तब आप समझदार हो, समझ गए होंगे। और देखिए यहां पर एक और मैं गलतफहमी जैसे आपकी दूर करता चलूं चीजों को, ये जो ताकत का खेल है इसमें ये जनता और जनता के लोग, जिसमें से कुछ बहादुर सिपाही कहलाते हैं, तो कुछ मुजाहिद कहलाते हैं, तो कुछ आतंकवादी कहलाते हैं, ये सब उन्हीं का खिलौना है और ये सिर्फ धन दौलत लूटने के लिए किया जाता है। और आम जनता को उनके बीच के कुछ लेखक जो हैं वो मूर्ख बनाने का अच्छा काम करते हैं। वो किसी को जो है वो राष्ट्रवादी कहते हैं, तो किसी को वो आप समझ सकते हैं कि वो राष्ट्रवादी के अलावा वो पक्के मुसलमान कहते हैं, तो कुछ को पक्के यहूदी जॉइनिस्ट कहते हैं कि तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो। ये सब खेल है, ये सब कुछ खेल है, चंद लोग खेल रहे हैं। इस खेल में ये समझना भी जरूरी है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उन तालिबानों को कैसे
खड़ा किया गया। खड़ा करने के बाद अमेरिका उनके साथ आया। जब तक अमेरिका उनके साथ ताकतवर था, रूस कमजोर था, यूएसएसआर टूटा और तालिबान जीत गए, सत्ता में आए। उसके बाद उसी अमेरिका ने तालिबान को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, सत्ता से हटा दिया। उसके बाद फिर रूस जो है वो ताकतवर बना और ताकतवर बनने के बाद वो जो है, मैं कदम ब कदम लिखता रहा हूं उस पर बाकायदा, रूस ने जो है आगे बढ़कर साथ दिया तालिबान का। तो अब रूस ताकतवर था तो तालिबान इसकी तरफ से जीत गए, यहां से अमेरिका को खाली करना पड़ रहा है। सवाल यह था कि पहले अमेरिका ताकतवर था तो तालिबान अमेरिका की तरफ से जीते थे, आज रूस ताकतवर है तो रूस की तरफ से तालिबान जीते हैं। और आप लोगों को आपकी बहादुरी के तमगे, आपको ये सब चीज, मैं बहुत सारे सवाल पहले भी उठा चुका हूं। इस चक्कर में जितने लोग फंस रहे हैं, चाहे वो आज की तारीख में जहां भी हैं, इवन हिंदुस्तान में भी जो लोग हैं, ये सिर्फ पपेट हैं, मोहरे हैं। इनका सत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सत्ताओं का कैपिटलिस्ट फंड के लिए जो दुनिया पे की दौलत पर कब्जा रखना चाहते हैं और सत्ताओं को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, उनके लिए ये खेल खेला जाता है। तो सत्ताएं भी पपेट है, जनता भी पपेट है, खेल खेलने वाले चंद लोग हैं। यहां इस तमाम इतनी लंबी लब्बो लबाब का मतलब मेरा ये था नाज़रीन के देखिए, आज हम एग्रेशन में हैं चीन के साथ, जिसे मैं देख रहा हूं कि ये वार आगे की वार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये तमाम मैं इसलिए इस एनालाइजेशन कह रहा हूं, इसमें कुछ संभावनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी। बर्फबारी में जो है विड्रॉ करना पड़ेगा भारतीय सैनिकों को भी, चाइना के सैनिकों को भी। इस इलाके को बर्फबारी की वजह से, डिस्कनेक्टिविटी की वजह से खाली करना पड़ेगा। तो 8 या 2 महीने जो है वो चीन जैसा देश जो ये जानता है या ये मान रहा है, नॉट जानता है, वो ये मान रहा है कि क्वाड कोर में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हांगकांग के मामले को लेके, इंडिया के मामले को लेके, जापान के मामले को लेकर जो है मालाबार में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, आगे मतलब रिहर्सल करेंगे और एग्रेशन जो है वो कुल मिला के ताइवान को जो है वो उठाने के लिए, ताइवान के मुद्दे को गर्म करने के लिए, यानी चीन को उलझाने के लिए आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। तो चीन ये चाहेगा कि ये जो लद्दाख का मोर्चा है इसको वो खाली न छोड़े, खाली न करे, क्योंकि अगर ये इलाका यहां शांत होता है तो चीन जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जरूर ये सोचेगा कि हम साउथ चाइना सी में अपना डिप्लॉयमेंट, अपना पूरा फोकस करेंगे। और उस वक्त चीन के सामने जो एक मोर्चा होगा उसमें 4-5 देश जो है वो इकट्ठे होंगे, जिसमें से जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो मुकाबला करना काफी भारी पड़ेगा। तो ऐसे कैलकुलेशन सिर्फ हम ही नहीं कर सकते हैं, ये तमाम जो है वो उनके डिप्लोमेट हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये सब गणित लगाते हैं। इसमें जरूर इस मामले को उकसाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान इसको देख रहा है कि अगर चीन और भारत अगर आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान अपने हितों के लिए जो है चीन की आड़ में आगे आसानी से बढ़ सकता है और अपना फायदा उठा सकता है। तो पाकिस्तान भी इस वॉर में शामिल ना हो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अलबत्ता अब स्थिति यह है हमारी कि देखिए, हम सिचुएशन, हालांकि मैं बहुत पहले से इस पर बात करता रहा हूं, पर अभी बड़े स्पष्ट है कि हम लोग जिस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने भी जाकर जो है लेह में फौजियों का अगर मोरल बढ़ाया है तो यकीनी तौर पर ये वाज़ेह हो जाता है कि हम भी चीन को एक माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो अब ये कितनी देर में दिया जाता है, कितना कम किया जाता है, क्योंकि यहां पर चीन ने जिस तरीके से बार बार अपने जो सरकारी माध्यम है, उनका मीडिया है, उसमें लिखा है कि भारत जो है वो अमेरिका के बहकावे में ना आए, आगे ना बढ़े। तो अमेरिका का ये मानना है कि चीन का ये मानना है कि भारत अमेरिका के कहने पर आगे बढ़ रहा है और भारत के अपने हित हैं कि हमारी जमीन के जो टुकड़े हैं वो हमको चाहिए, वो हमें हासिल करने पड़ेंगे। आप जो है हमें उसे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये ऐलान किया है। अब यहां पर हमारी मजबूरी आ जाती है कि अगर हम यहां से बैकआउट करते हैं और अगर हम पीछे चले जाते हैं सिर्फ इस बात के कि चीन ना हटे, चीन के साथ कोई समझौता भी ना हो और हम यहां से बैकआउट कर जाते हैं,
तो जहां तक नरेंद्र मोदी जी की अपनी छवि का सवाल है, वो जो उन्होंने बयान दिए हैं चीन को लेकर, जब वो मुख्यमंत्री थे तब, जब वो पिछली योजना में प्रधानमंत्री थे तब, और वो अब, तो ये सब के सब जो है उनको बैकफायर कर जाएंगे, वो इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे। हालांकि दुनिया में एक बयार जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत दुनिया में एक थ्योरी चली है जिसमें माना जा रहा है कि पुतिन ने 2036 तक अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया है, और जिस तरीके से रजब तैयब अर्दगान ने एक लंबी पारी खेली है और अपने अधिकार, अपने कानून अपने हिस्से में कर लिए हैं, पाकिस्तान में भी यही खेल होने की तैयारी चल रही है। तो जब मैंने कहा कि इसके पीछे कहानी बहुत लंबी होती है, यहां सिर्फ जो एक्ट दिखाई देता है इतना ही नहीं होता कि वो एक इंसान कर रहा होता है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। शी जिनपिंग भी इसी तरीके से लंबी जो है पारी खेल रहा है, यानी कि यहां स्टेबिलिटी और कम से कम राजनीतिक झगड़ों को खत्म करके एक तरफा मामला जो है वो हो जाता है कि अब हमें दुनिया में अपने राइवल से कैसे निपटना है और अपना विकास कैसे करना है। इसी तरह मेरा मानना यह है, बल्कि बाकायदा इसकी हिंट भी दिए जाते रहे हैं और मांग भी उठती रही है कि भारत भी कहीं ना कहीं उसी पद्धति की सोच रखता है और ऐसा हो भी सकता है। तो कुल मिलाकर फिर भी मगर मैं ये समझता हूं कि फिलहाल जो अभी तनाव है, ये तनाव कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर कोई ना कोई बड़े जो है मोमेंट में पहुंचेगा, बड़े हालात में पहुंचेगा। अलबत्ता चीन जो है वो चूंकि जो आगे बढ़ना चाहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूरोपियन यूनियन या दूसरे ममालिक जिनके पास जो है अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है और न ही दिखाई देगा, क्योंकि इस पर हम लंबी बात कर चुके हैं कि इकोनॉमी रीसेटलमेंट की मैंने पहले बहुत बातें की हैं। अब कोरोना के चलते वो सब रीसेटलमेंट हो रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन कर दी गई हैं। आज मैं बांग्लादेश में भी बात कर रहा था तो किसी से पूछा, वहां से अपने जर्नलिस्ट से भी क्या क्या हालात है, तो वहां के हालात भी यह है कि लॉकडाउन पूरी तरह से अर्थव्यवस्थाएं बंद है। तो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं का रिकैलकुलेशन शुरू है, एक तरह से पावरमेंट शुरू है और एक नई लॉबी बन रही है। इस लॉबी में फिर से हम बात करेंगे कि अब यूरोप क्या करने वाला है, अमेरिका का क्या होगा और चीन कहां पहुंचेगा, भारत क्या कर सकता है। भारत पे हालांकि मैं बहुत कुछ ज्यादा बोलने से बचता हूं, अलबत्ता इस पर बहुत ज्यादा कहने की मेरे पास हिम्मत भी नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है, मगर फिर भी मैं एक न्यूट्रल पूरे वर्ल्ड का जर्नलिस्ट होने के नाते जो मुझे लग रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बात आप एज एक जर्नलिस्ट समझें और मुझे कहीं किसी विशेष जमीन से न जोड़ा जाए, न विशेष मत या विशेष विचारधारा से जोड़ा जाए। तो मैं अभी तक जो समझा हूं वो ये है, अगर मैं इसे YouTube पे आने के बाद आपके कुछ सवालात होंगे तो मैं उनका अगले प्रोग्राम में जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, जैसे ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड पर मैंने बात की है कि वो किस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट लेती है और कैपिटल मार्केट में भी आती है और वो सिक्योरिटी के नाम के साथ साथ में किस तरह माइनिंग कराती है और ये गेम कहां तक खेला जाता है और इसके पीछे चल क्या रहा होता है और जनता समझ क्या रही होती है। जैसे हांगकांग की जनता आजादी का झंडा उठाए घूम रही है, उनको पता ही नहीं है कि तुम जो है बेसिकली अपने फ्रीडम मांग रहे हो या किसी लॉबिंग का हिस्सा हो और तुम सिर्फ ये कार्ड इसलिए पकड़कर घूम रहे हो क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं से उकसाया जा रहा है, फंड किया जा रहा है। तुम्हारे बीच के कुछ लोग जो हैं वो किस नेटवर्क से जुड़े हैं उनको अंदाजा नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोग दुनिया में अपने अपने झंडे लेकर खड़े हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके जो सवाल आएंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा और जो समझना चाहेंगे वो समझाने की कोशिश करूंगा अबाउट द जियोपॉलिटिक्स। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।